हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल पॉलिसीज़ एंड द पीपल। यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई और उनके अगेंस्ट क्या रिएक्शन आया लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है नवाब्स लूज देयर पावर। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। इस समय क्योंकि अंग्रेज़ों की पावर इंक्रीज़ होती जा रही थी, तो इंडियन नवाब्स जो थे उनकी पावर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही थी। और उसमें अंग्रेज़ों का क्या रोल था वो हम देखते हैं। Residents had been stationed in many courts, the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away in stages. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने रेजिडेंट्स को इनके जो नवाब थे उनके कोर्ट्स में प्लेस किया था, उनको स्टेशन किया था। और ये रेजिडेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज़ बनाई जाती थी नवाब के द्वारा, उनमें अपना कोई ना कोई दखलंदाजी ज़रूर देता था। इससे जो इनकी पावर है नवाब की, वो उनका जो फ्रीडम है वो रिड्यूस होता जा रहा था। साथ ही साथ इन नवाब्स की जो खुद की आर्मी होती थी, इनके आर्म फोर्सेस होते थे, उनको हटा दिया गया था। और जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट होता है नवाब के पास था, वो भी इनसे छीना जाने लग गया था धीरे धीरे। और बहुत सारे नवाब्स की टेरिटरीज जो उनकी हम कहें प्लेसेस थे, उनको इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने जो टेरिटरी थी उनमें इंक्लूड कर लिया था, उनमें मिला लिया था और इनसे उन टेरिटरीज़ को छीन लिया था। तो हम देखेंगे इस समय बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो पहले तो नवाब के पास थी, पर कुछ कुछ चीज़ें की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा जिससे वो टेरिटरीज़ ब्रिटिशर्स के पास चली गई। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो ऐसे में बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज़ ने सोचा कि वो कंपनी से बातचीत करें जिससे कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी टेरिटरी उनके पास ही बनी रहे। ऐसे में एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई का, जिनका उनका खुद का कोई बेटा नहीं था। उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था और वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड के बाद उनका जो अडॉप्टेड सन है वो उनके टेरिटरी का वारिस बने। पर ऐसे में इस चीज़ को एक उस समय रूल आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक दो तीन और चीज़ें आई थी जिसके तहत बहुत सारी टेरिटरीज़ को इन्होंने ऑक्युपाई करने की कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो ऐसे में एक रूल ये बना था कि अगर किसी भी राजा है उसका कोई अपना बेटा नहीं है तो कोई भी अडॉप्टेड सन को राजा नहीं बनाया जाएगा और उनकी टेरिटरीज़ अंग्रेज़ों के पास चली जाएंगी। और इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने बातचीत करने की कोशिश करी थी, पर अंग्रेज़ नहीं माने। एक और एग्जाम्पल है नाना साहेब का, ये भी अडॉप्टेड सन थे, तो ये चाहते थे कि इनके पापा को जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन इन्हें भी मिले, पर क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे तो इनकी रिक्वेस्ट को भी ब्रिटिशर्स ने नहीं माना। तो हम देख रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट जा रही थी ब्रिटिशर्स के पास वो इनको नहीं मान रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे उनको। However, the company confident of its superiority and military powers turned down these pleas। तो यानी इस रिक्वेस्ट को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। In 1801, a subsidiary alliance was imposed on अवध। अवध पे एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया जिसके तहत ये था कि अवध की खुद की आर्म्ड फोर्सेस को हटा दिया जाएगा और जो ब्रिटिशर्स की आर्म्ड फोर्सेस है, ब्रिटिशर्स की एक आर्मी है, वो अवध में आके रुकेगी और इसका रख रखाव का, मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है वो अवध खुद करेगा। तो ये 1801 से 1856 तक तो ये जो सिस्टम था वो चला, पर 1856 में फाइनली जो उस समय के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो अवध की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश टेरिटरी में मिलाने जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या था, उन्होंने ये कहा कि अवध में मिस गवर्नमेंट हो रही, यानी वहाँ आगे जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के राजा हैं, वो ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हैं। इस वजह से इस टेरिटरी को अब ब्रिटिश टेरिटरी माना जाएगा। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। और उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई डायनेस्टी थी तो वो थी मुगल डायनेस्टी, और इसको भी ख़त्म करने का प्लान कंपनी ने बना लिया था।
उन्होंने किस तरीके से उनकी पावर को ख़त्म किया? सबसे पहले द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा जो कॉइन्स बनाए जाते थे उसमें पहले मुगल किंग का नाम डाला जाता था, पर अब इस नाम को रिमूव कर दिया गया। सेकेंड है, इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट। देखो, रेड फोर्ट इनका एक कहें हम पैतृक घर था, यानी कि हेरिडिट्री में इन्हें मिला था। इनके दादा परदादा हर कोई रेड फोर्ट में ही रहता था, तो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता था मुगल्स के लिए रेड फोर्ट को। पर ब्रिटिशर्स ने ये कहा, यानी उस समय के जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने ये कहा कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद इनकी फैमिली को रेड फोर्ट से निकाल कर दिल्ली के किसी दूसरे एरिया में रहने के लिए जगह दी जाएगी। और इसके बाद 1856 में दूसरे गवर्नर जनरल थे कैनिंग, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उनके जितने भी बच्चे होंगे उनको किंग नहीं माना जाएगा और वो जस्ट प्रिंसेस कहलाएंगे। इस तरीके से मुग़ल डायनेस्टी की पावर को ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पीजेंट्स एंड द सिपॉयज़, इनका क्या रिएक्शन था। तो सिपॉयज़ यानी सिपाही और पीजेंट्स मतलब किसान। तो जो इंडियन सिपॉयज़ थे वो कंपनी के अंडर काम करते थे और उनके कुछ रीजंस थे जिस वजह से वो कंपनी से परेशान थे। Moreover, some of the new rules violated their religious sensibilities and beliefs. देखो, हम इंडियंस के उस समय कुछ ऐसे बिलीव्स थे कि अगर आप किसी ओशन को क्रॉस करके यानी जाते हो किसी दूसरी जगह पे, तो ऐसे में ये माना जाता है कि आप अपने रिलीजन को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर आप ये कहते हैं कि आप जैसे मान लो इंडिया से आपको म्यांमार जाना है और ऐसा किया भी गया। 1824 में ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि आपको बर्मा जाना होगा, जो कि फ़िलहाल म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जाके आपको फ़ाइट करनी है। तो जो इंडियन सिपॉयज़ थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम वहाँ जाने के लिए रेडी हैं, पर हम ओशन के थ्रू नहीं जाएंगे। ठीक है, हम किसी सी को क्रॉस नहीं करेंगे। इसके बदले में क्या हुआ था, उन्हें पनिश किया गया था। सिपॉयज़ ऑल्सो रिएक्टेड टू वट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, और पूरे देश में जो किसानों के साथ जो हालत हो रही थी उससे भी ये सिपॉयज़ परेशान थे, क्योंकि ये सिपॉयज़ खुद भी पीजेंट्स थे या इनके पेरेंट्स पीजेंट्स थे। तो इस वजह से उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था उस वजह से भी सारे सिपॉयज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स भी कंपनी ने किए जिसका रिस्पॉन्स इंडियन की साइड से अच्छा नहीं आया। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को पूरी तरीके से कहा कि आप फ्रीली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, और इनका फंक्शन क्या था कि इंडिया में क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार करना, उसको स्प्रेड करना, लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, जिससे कुछ और लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसके अगेंस्ट लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर पनपा। नेक्स्ट है, लॉज वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द री मैरिज ऑफ विडोज़। तो उस समय सती प्रथा इंडिया में चलती थी, तो उस सती की प्रैक्टिस को बैन किया गया एक लॉ के द्वारा, और जो उस समय विडो की री मैरिज अलाउड नहीं थी, पर इन्होंने एक ऐसा रूल बनाया जिससे विडो री मैरिज को एनकरेज किया जा सके। तो इसके अगेंस्ट भी लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। थर्ड था कि जो सिस्टम था एजुकेशन का उसको इंग्लिश मीडियम में रखा गया, जबकि इंडियंस चाहते थे कि वो इंडिया की लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी हिंदी या उस समय जो लैंग्वेज चलती थी वो होनी चाहिए, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और 1850 में अ न्यू लॉ वॉज पास्ड विच अलाउड एन इंडियन who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors। तो ये रूल बना दिया गया 1850 में कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, तो ऐसे में जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हैं, वो आपके पास ही रहेंगी, वो आपसे कोई नहीं ले सकता है। तो इन सभी रीज़न से हुआ क्या, many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life। तो इससे लोगों को यही लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, और उनके जो सोशल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उस और वे ऑफ लाइफ है, उन सभी को डिस्ट्रॉय करने की और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ा, इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर्स गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे उनकी फ्रीडम किस तरीके से धीरे धीरे रिड्यूस की जा रही थी। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिस्बैंडेड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे इन स्टेजेस। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमसे पूछा है, हाउ डिड कंपनी एंड द मुगल रूलर्स, तो मुगल रूलर्स को किस तरीके से कंपनी ने ख़त्म किया। चलिए ये पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। फर्स्ट, द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, यानी सिक्कों से मुगल रूलर का नाम हटा दिया गया। सेकेंड था, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in, यानी बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से निकाल के दिल्ली में किसी और जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा। एंड थर्ड था कि 1856 में उस समय के गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र के बाद उनके किसी भी सन को किंग नहीं बनाया जाएगा, उनको बस प्रिंसेस ही कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने हम कहें कि मुगल डायनेस्टी को एंड करने का प्लान बनाया था, और इस तरीके से उन्होंने मुगल डायनेस्टी को एंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वर दी पीजेंट्स एंड सिपॉय डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल, कंपनी रूल में जो पीजेंट्स थे और सिपॉयज थे वो परेशान क्यों थे, वो संतुष्ट क्यों नहीं थे। तो थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, पीजेंट्स वर डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल ड्यू टू हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, यानी किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, इस वजह से पीजेंट्स परेशान थे। एंड द इंडियन सिपॉयज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट, यानी जो सिपाही थे उनके पास अपने रीजन्स थे परेशान होने के। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स, तो जो कुछ नए रूल्स बनाए गए थे वो इनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ को वायलेट करते थे, इनके बिलीव्स को वायलेट करते थे। इस वजह से जो सिपॉयज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कंपनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमसे, वाई डिड मैनी इंडियंस फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, बहुत सारे इंडियंस को ऐसा क्यों लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी वो लाइफ स्टाइल को, ट्रेडिशन को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। Second, laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. Third is English language education was actively promoted. And fourth है, in 1850 a new law was passed which allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी है इस वीडियो में, कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। डाउट के अलावा इस वीडियो में कोई कमी लगी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।